Hi friends, this is Akshay Patil and welcome you all in Patel's Path. Today we will discuss the issue of governor versus elected government. ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि some of the governors are acting in unconstitutional manner in some of the opposition ruled states. So let's discuss this issue. उससे पहले कि हम इशू को डिस्कस करें, हम गवर्नर के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 153 स्टेट्स दैट देयर विल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा। पर 1956 में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये प्रोविजन है कि एक पर्सन 2 या 3 स्टेट्स के लिए भी गवर्नर की तरह एक्ट कर सकता है। सेकंड आर्टिकल 155 ये बात करता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। उसके में और एक आर्टिकल है आर्टिकल 156। ये जो आर्टिकल 156 है ये बात करता है कि गवर्नर अपना ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर्स तक होल्ड करेगा। मतलब गवर्नर विल होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 163 गवर्नर कोई भी, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं एट द स्टेट लेवल वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। तो जो भी डिसीजन गवर्नर लेगा वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगी। मतलब वो सभी डिसीजन इन द नेम ऑफ गवर्नर लिए जाएंगे पर वो रियल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होंगे। उससे भी ज़्यादा अगर कोई आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो वह है 2 आर्टिकल। एक है आर्टिकल 175 और एक है आर्टिकल 176। ये दोनों आर्टिकल का ही अभी इशू चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज आर्टिकल्स। आर्टिकल 175 सेज कि गवर्नर में एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट एनी टाइम। मतलब यहाँ पे जो वर्ड है मे, गवर्नर मे एड्रेस, इससे पता चलता है कि ये वॉलंटरी प्रोविजन है। ये कोई कंपलसरी नहीं है गवर्नर पे कि गवर्नर को एड्रेस ही करना है। गवर्नर को अगर लगे तो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर स्पीच के तौर पे एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 176। इट सेज गवर्नर शल एड्रेस। शल एड्रेस मतलब ये मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये स्पेशल एड्रेस रहता है गवर्नर का। तो ये स्पेशल एड्रेस कब दिया जाता है? फर्स्ट, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। सपोज अगर हम एक मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, मध्य प्रदेश की स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ है, लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है। अब इस इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन रहेगा असेंबली का, उस सेशन की शुरुआत जो है वो गवर्नर के एड्रेस से शुरू होगी। नेक्स्ट, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में जब भी स्टेट में न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो न्यू फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है एनुअल, जो हर साल का फर्स्ट सेशन होता है, उसकी भी शुरुआत गवर्नर के स्पेशल एड्रेस से होती है। तो अब इशू है कि ये एड्रेस का पर्पस क्या है, व्हाई दिस एड्रेसेस आर इशूड बाय द गवर्नर। इस एड्रेसेस में गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के पिछले 1 साल के अचीवमेंट्स को बताते हैं और उसके साथ साथ अगले आने वाले साल में गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी रोड मैप है उसको भी बताते हैं। तो एक्चुअल में ये जो स्पीच होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा जस्ट गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली ये बोला जाता है। तो मेन हैंड बिहाइंड दिस स्पीच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दीज आर नॉट द पर्सनल व्यूज ऑफ द गवर्नर, इट शुड बी रिमेंबर। अब इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहे कि इस प्रोविजन की हिस्ट्री क्या है, सो लेट्स सी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935। तो इस एक्ट के तहत ऑटोनॉमस प्रोविजन मतलब प्रोविजनल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी। उस प्रोविजनल ऑटोनॉमी प्रोविजंस का सेक्शन 63 ये बात करता था कि एवरी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नर एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन एंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये जो प्रोविजन था ये इसलिए बनाया गया था ताकि गवर्नर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पॉलिसी पर्सपेक्टिव को लोगों के सामने रखें। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी ये सेम प्रैक्टिस एडॉप्ट की और ऐसा अंडरस्टूड किया गया था, ऐसा माना गया था कि ये जो स्पीच है ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि कोई गवर्नर के पर्सनल व्यूज को। अब पूरा बैकग्राउंड जानने के बाद लेट्स सी व्हाट आर द रिसेंट इंसिडेंट्स।
ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं करंट में जिसकी वजह से हम ये इशू डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल में तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, ये 2022 से ही जो भी स्पीच इनको अप्रूव करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है उसमें कुछ पार्ट्स को स्किप करके एड्रेस कर रहे थे 2022 और 23 को, पर 2024 से इन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीच देने से ही डिनाई कर दिया। दूसरा, केरला के जो गवर्नर है उन्होंने अभी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनको स्पीच दिया था उसमें से कुछ पार्ट को अल्टर करके स्किप करके उस स्पीच डिलीवर किया। उसके साथ साथ अभी न्यू इशू क्रिएट हुआ है कर्नाटका का। कर्नाटका के गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया उसको ना रीड करते हुए गवर्नर ने अपना 2 लाइन का एड्रेस दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली से वॉकआउट कर दिया। सो ये जो सब गवर्नर के द्वारा किया जाता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न को रेज करता है। नाउ यू विल आस्क व्हाई दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न। सो आर्टिकल 159 जिसके तहत गवर्नर को ओथ दी जाती है, मतलब शपथ दी जाती है, इसके तहत गवर्नर को इस बात की भी शपथ दी जाती है कि ही गवर्नर विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिस पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करने के लिए चुना गया है वो सेम पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। सो ऑटोमेटिकली दिस रेजेस ग्रेव कंसर्न। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या प्रीवियसली भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं? तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द न्यू थिंग इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल का केस। वेस्ट बंगाल में फ्रिक्वेंट कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है गवर्नर और CM के बीच में, जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर, और यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स के मुद्दों पर बहुत बार हमने कन्फ्रंटेशन न्यूज में देखा है। उसी तरह महाराष्ट्र में 2019 में आफ्टर द 2019 इलेक्शन जब बीजेपी और शिवसेना के बीच में पॉलिटिकल टसल्स चल रहे थे उस टाइम वहां के गवर्नर पर आरोप लग रहे थे कि वो बीजेपी को फेवर कर रहे हैं ओवर शिवसेना। उसके बाद राजस्थान में भी गवर्नर पर आरोप लगे रहे थे कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है उसको डिलेड बुलाते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, डिले इन असेंबली सेशन। पुडुचेरी और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर है उनके बीच में कंस्टेंट टसल हमने देखा है। दिस इज द रिकरिंग फिनोमेना एंड नॉट द न्यू वन। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है अबाउट दिस बिहेवियर ऑफ द वेरियस गवर्नर्स। फर्स्ट जो केस है वो शमशेर सिंह केस 1974 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली बोल दिया था कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है? मतलब एक नॉमिनल पोजीशन है और गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर या फिर गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे ही काम करना है। दूसरा SR बोमाई केस 1994 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माना कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एक इंडिपेंडेंट डिग्निफाइड पोस्ट है और उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना उतना ही जरूरी है। देन कम्स द लेटेस्ट केस दैट इज नबन रेबिया केस ऑफ 2016। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला था अबाउट आर्टिकल 175 एंड 176। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अंडर आर्टिकल 175 एंड 176 जो भी स्पीचेस गवर्नर के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं वो वही स्पीच को डिलीवर करना होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको अप्रूव करके दिया है। यहाँ पे गवर्नर कोई भी अपना स्पीच बना के नहीं दे सकते। देन द कम्स द 2 इंपॉर्टेंट केसेस, एक है केहर सिंह केस और दूसरा है रामेश्वर प्रसाद केस। ये 2 केसों में, इन 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर के एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब गवर्नर ने कोई भी एक्शन लिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का कंक्लूजन ड्रॉ करें तो किसी भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को कैबिनेट अप्रूव्ड एड्रेसेस को अल्टर करने या उसको डिलीवर करने से रिफ्यूज करने का कोई भी पावर नहीं दिया है। तो नेक्स्ट कम द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द इम्पैक्ट डज दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नर कॉजेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड फेडरल सिस्टम और फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया।
फर्स्ट, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैंडेट को अंडरमाइन करता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट पीपल की सोवरेन विल को डिपिक्ट करता है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, उसमें पीपल आर सोवरेन, हमारी प्रेम भले स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो उस पीपल की सोवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। दूसरे, लेजिस्लेटिव सुप्रीमसी, लेजिस्लेटिव सुप्रीमसी को भी हर्ट करता है या लेजिस्लेटिव सुप्रीमसी को वीकन करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, अभी अभी कर्नाटका के गवर्नर ने कहा है कि हम इस इशू को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जुडिशियल पेंडेंसी में इंक्रीज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट होगा। सो दिस बिहेवियर इज कॉजिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम फेडरल इम्प्लीकेशंस को देखें तो ये जो हमारा विजन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का, उसको इन कंक्लूजन ये ले रहा जाए कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म की तरफ। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स ट्रस्ट डिफिसिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर इस वजह से अगर कोई ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट होता है सेंटर और स्टेट की वजह से, तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से वो स्टेट गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट होने में प्रॉब्लम होगी। सपोज कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसको अगर कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में इंप्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली है कि ये स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करने में रोड ब्लॉक क्रिएट करेंगे। इसकी वजह से जो अल्टीमेट इंपैक्ट होगा वो लोगों पे होगा। थर्ड, ये एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि भाई गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को एक इंडिपेंडेंट डिग्निफाइड पोस्ट की तरह रिकॉग्नाइज करता है, और ऐसे बिहेवियर की वजह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट की तरह प्रोजेक्ट हो रहा है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस एक ग्रेव इशू है, और अगर ये पॉलिटिसाइजेशन होता रहा तो एक टाइम के बाद ये बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाएगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को एक पॉलिटिकल ऑफिस की तरह देखा जा सकता है। So these are some of the impacts on democracy and the federal system of India. तो next come why this behavior of the governor. क्यों गवर्नर इस तरह की बिहेवियर कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं कि उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? तो देयर आर सम स्ट्रक्चरल रीजंस। फर्स्ट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब पार्टी इन पावर एट द सेंटर। जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट पार्टी इन पावर एट द सेंटर के द्वारा की जाएगी, तो इससे क्या होगा, ऐसे ही बंदे को इलेक्ट कर या फिर अपॉइंट किया जाएगा जो पॉलिटिकल लॉयल्टी शो करे। दूसरा, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि पंडित नेहरू के टाइम में कुछ कन्वेंशंस पंडित नेहरू ने सजेस्ट किए थे, जैसे कि गवर्नर आउट ऑफ द स्टेट होना चाहिए, उसका कोई भी रिसेंट पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव करियर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो एक डिग्निफाइड और रिनाउंड पर्सन होना चाहिए, पर ये क्राइटेरियाज रेयरली फॉलो किए जाते हैं। तो मेन सेकंड रीजन तो ये है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। दूसरा, लैक ऑफ फिक्स टेन्योर सिक्योरिटी। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 कहता है कि गवर्नर विल बी गवर्नर टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट चाहे तब गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन। इसकी वजह से एवरी गवर्नर विल ट्राई टू कीप द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट मीन्स प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स प्लेजर ऑफ पार्टी इन पावर एट द सेंट्रल लेवल। सो वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के विल के अगेंस्ट जाए। देन एम्बिग्यूटी इन डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर को दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर और दूसरा है सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये दोनों जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये किसी भी तरह से डिफाइन नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में उनको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है। इसकी वजह से देयर आर वेरियस कंफ्यूजन। देन सेंटर स्टेट पॉलिटिकल राइवलरी। जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे वो पर्टिकुलरली अपोजिशन रूल्स स्टेट में हो रहे। कोई भी, जैसे महाराष्ट्र में ये इशू नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे बीजेपी रूल कर रही है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में इशू नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है। इस वजह से वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म एज वेल। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस ऑल, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन फॉर दिस इशू। फर्स्ट इज रिफॉर्म सजेस्टेड बाय पुंची कमीशन। पुंची कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था कि जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, तो पहले उस स्टेट के सीएम से कंसल्ट करे।
अगर सीएम से कंसल्ट करके गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा तो एटलीस्ट ऐसे पर्सन को अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी जो इन कॉन्फ्लिक्ट विथ सीएम्स थॉट प्रोसेस हो या फिर सीएम और गवर्नर की तालमेल ना जमती हो। एटलीस्ट इससे कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, हम गवर्नर को एक फिक्स टेन्योर दे सकते हैं और इस फिक्स टेन्योर को देने के साथ कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि गवर्नर को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है या किसी तरह का मिसकंडक्ट करता है तो इन ग्राउंड को पर गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज गवर्नर का एक फिक्स 5 ईयर का टेन्योर रहेगा। मतलब ये जो 2 ग्राउंड है, इसके अलावा किसी और ग्राउंड पे गवर्नर को रिमूव नहीं किया जाएगा तो फिर उसको एक सिक्योरिटी मिलेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में सेफ फील करेगा। तो थर्ड इज कोड ऑफ कंडक्ट। जिस तरह से सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है और उस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने से सिविल सर्वेंट्स को पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट हम गवर्नर के लिए ला सकते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जुडिशियल क्लियरिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये जो एम्बिग्यूटी क्रिएट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, इसको अगर क्लियरली डिफाइन किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अल्टीमेट